सबको नमस्कार। संभवतः मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। एक बार स्पष्ट कर दें अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। तो मैं अपना विषय प्रारंभ करूं अगर आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो। तो अभी मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं। ग्राम उदय फाउंडेशन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं काफ़ी समय से चला रहा हूं और आज मैं ग्राम उदय फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले जो ये अभियान है, जो महाअभियान जिसको हम कह रहे हैं, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त कहें या विस्तृत कहें, मैं एक परिचय देने जा रहा हूं। इसको संक्षिप्त भी समझ सकते हैं और विस्तृत भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं और बहुत अधिक समय भी नहीं लूँगा। तो बहुत अधिक समय नहीं लूँगा इस आधार पर संक्षिप्त, और कुछ छोड़ूंगा नहीं तो इस आधार पर विस्तृत। विषय को समझते हैं। एक बात हमको बार बार बताई जाती है कि जल की कमी है। यह बात हमको बार बार बताई जाती है कि जल की कमी है, परंतु आप यह समझिए कि जब भारत का 1/3 क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, बिहार के 25 जिले, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी यूपी, आसाम, बंगाल का काफी क्षेत्र, तो जब 1/3 क्षेत्र जलमग्न हो जाता है तो ये बात जो हमको बताई जाती है कि जल की कमी है। तो जब 1/3 क्षेत्र जलमग्न हो रहा है तो जल की कमी से तो जलमग्न नहीं होता होगा। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास अतिरिक्त जल है। तो यह बात विशुद्ध रूप से हमको झूठ बताई जा रही है कि जल की कमी है और जल के नाम पे विश्व युद्ध होगा। जब भारत का 1/3 क्षेत्र जलमग्न हो जा रहा है बाढ़ के दौरान, तो जल की कमी तो नहीं हो सकती। तो यह भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की यही स्थिति है। पूरे विश्व का एक बड़ा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है बाढ़ के दौरान। तो जल की कमी कहीं नहीं है, अतिरिक्त जल है। उस अतिरिक्त जल को हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है या हम स्टोर करना नहीं चाहते हैं। तो अब इस विषय को क्रमशः समझेंगे। सबसे पहले इन सारे विषयों में प्रकृति की जो संरचना है उसको समझने की आवश्यकता है। प्रकृति ने जल को प्राकृतिक रूप से स्टोर करने की 3 व्यवस्थाएं बनाई हैं। पहली जो व्यवस्था है वह समुद्र है। समुद्र एक प्रकार से जल का स्टोरेज सिस्टम है, जहां पे जल स्टोर होता है। परंतु जैसा कि हम देखते हैं, समुद्र के जल को किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप लाख प्रयास कर लें, परंतु समुद्र के जल को आप स्टोर नहीं कर सकते। समुद्र के जल को आप किसी प्रकार से स्टोर मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब समुद्र के जल का प्रयोग नहीं कर सकते। और उस पे कई सारे शोध हुए हैं, विश्व भर में शोध हुए हैं समुद्र के जल पे, लेकिन समुद्र का जल पेयजल नहीं बन पा रहा है। पेयजल क्या, वो किसी प्रयोग में नहीं आ पा रहा है। जहां जहां यूज हुआ है, तो वो जब पेयजल बना है समुद्र का जल, तो प्रति लीटर 70 से 80 हजार रुपए का खर्च हुआ। मैं भारतीय मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। समुद्र का जल जब प्रयोग हुआ है तो 1 लीटर पे 70 से 80 हजार, आप समझिए इस विषय को, 1 लीटर पर 70 से 80 हजार रुपये खर्च हुए हैं। तो समुद्र के जल की हमको चर्चा ही नहीं करनी। अब दूसरा जल है भूजल, अर्थात ग्राउंड वाटर, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जमीन से नीचे का जल। तो यहां आप ये विषय समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से इस विषय को समझ लीजिए कि भूजल जो है, जो जमीन के नीचे का जल है, जो जमीन के नीचे का जल है, वो पूर्ण रूपेण वृक्षों का है। उस पे चल प्राणियों का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात मनुष्यों का और पशुओं का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। भूजल का हम दोहन नहीं कर सकते। प्रकृति ने वृक्षों को अंग दिया हुआ है जड़ के रूप में, जिससे वो भूजल को खींच सकें, लेकिन मनुष्यों को ऐसा कोई अंग प्रत्यंग प्राप्त नहीं है जिसके माध्यम से वह भूजल को निकाल सके। तो अगर हमको कोई अंग प्रत्यंग प्राप्त नहीं है जिससे हम भूजल को निकाल सकें, और उसके पश्चात भी अगर हम भूजल को निकाल रहे हैं, अर्थात हम भूजल का बलात् तरीके से दोहन ही कर रहे हैं, तो भूजल पे हमारा किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है।
इसको आप ऐसे समझिए, सभी यहाँ पे गांव से ही जुड़े हुए हैं और गांव में सबने देखा होगा दूब होती है, घास होती है, और घास की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मुश्किल से 2 से 2.5 इंच तक जाती है। अब एक बात बताइए कि जब जल स्तर 4 फीट 5 फीट नीचे चला जाएगा तो वो जो वृक्ष है वो जल को कैसे निकालेगा? उसके पास तो कोई माध्यम ही नहीं बचा, क्योंकि उसकी जड़ ही 2 इंच 3 इंच तक है और जल स्तर चला गया 4 फीट नीचे, तो वृक्ष को तो आपने मार दिया। भूजल स्तर नीचे जाने का अर्थ तो वृक्षों का मरना, या हम उनके अधिकारों को खींच रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से हम समझ लें कि भूजल हमारा नहीं है, और भूजल अगर हम निकाल रहे हैं, किसी प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वृक्षों के अधिकार को हम छीन रहे हैं। ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि भूजल पे हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, भूजल का हम दोहन नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो कुओं की संरचना थी वो केवल 7 से 8 फीट नीचे तक की थी। 7 से 8 फीट को एक प्रकार से वो मतलब इजी रिचार्जेबल वाटर है, आप उसको मतलब 7-8 फीट तक तो समझ में आता है, लेकिन 200, 250, 150 फीट नीचे जाके और निकालना और वृक्षों को मार देना, ये कहीं से समझ में नहीं आता है। तो एक तरफ सरकारें या पूरा तंत्र जब कहता है कि भारत अगले 30, 40, 50 वर्षों में मरुभूमि बन जाएगा, तो वहां हम कहते हैं कि भारत मरुभूमि बनेगा नहीं, आप मरुभूमि बना रहे हैं। बनेगा नहीं मरुभूमि, आप बना रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे पास जल है हम उसका 92% वाटर ग्राउंड वाटर प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सिंचाई, उद्योग और पेयजल, इन सब में 92% भूजल का प्रयोग हो रहा है। तो जब आप समझिए, जब 92% भूजल का प्रयोग होगा तो आप बताइए कि पृथ्वी तो मरुभूमि बनेगी ना। अब इन सब के बाद सबसे मुख्य विषय यह आता है कि सागर का जल हम प्रयोग नहीं कर सकते, भूजल हमारा नहीं है, तो फिर वो कौन सा जल है जो हमारे लिए है? प्रकृति इतनी निष्ठुर तो नहीं हो सकती कि वो मनुष्यों को और पशुओं को जल ना दे। तो प्रकृति ने मनुष्यों को प्रतिवर्ष 3000 गुना जल देती है। जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी आवश्यकता है, प्रकृति उसके 3000 गुना जल हमको देती है, और वो जल बाढ़ के दौरान आता है। वो जल जब नदियों में बाढ़ आती है तो प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 400 करोड़ लीटर पानी, 1 सेकंड में 400 करोड़ लीटर पानी, आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप इस गणित को समझें, 1 सेकंड में 400 करोड़ लीटर पानी जो है वो सीधे सीधे समुद्र में चला जाता है। और बड़े प्यार से, हम तो बाढ़ के क्षेत्र से ही आते हैं, बाढ़ का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है। मैं गोपालगंज बिहार से आता हूं, बाढ़ का मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है। मधेपुरा तो हमारा कई बार जाना हुआ, बिहार के प्रत्येक जिले में गया हूं मैं, चाहे वो मधेपुरा हो, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सुपौल हो, अररिया हो, बाढ़ का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। 70, 80, 90, 100 घंटे बाढ़ तो रहता ही रहता है। तो आप ये समझिए कि अगर 1 सेकंड में 400 करोड़ लीटर, 1 सेकंड में 400 करोड़ लीटर पानी अगर समुद्र में चला जाता है, तो 70-80 घंटे में कितना पानी समुद्र में जाता होगा? संभवतः आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो हमारे पास अतिरिक्त जल है जो हमारे लिए है, हम उसको समुद्र में बहा दे रहे हैं और फिर हम वृक्षों के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी सैलरी 1 लाख है, आपको एडवांस में वो सैलरी मिल गई, आपने उसको 2 दिन में खर्च कर दिया और बचे हुए 28 दिन आप डाका डाल रहे हैं। तो आपका तो अधिकार था नदियों का जल, वर्षा का जल, जो अतिरिक्त जल था, आपने उसको समुद्र में बहा दिया। अब आपके पास कुछ है नहीं, तो आप वृक्षों के अधिकार को छीन रहे हैं और पृथ्वी को मरुभूमि बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो सारा विषय यह है कि आपका जो जल है वो नदियों का अतिरिक्त, और प्रकृति वो देगी ही देगी। विकास की संरचना कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति आपको वो जल देगी ही देगी। यह निश्चित है कि वो प्रकृति आपको वो जल देगी, और आपकी वार्षिक जरूरत के 3000 गुना आपको देगी। यह पूरा कैलकुलेटिव है। आपकी वार्षिक जरूरत के 3000 गुना जल प्रकृति आपको देगी ही देगी, यह निश्चित है। तो समझ लीजिए कि कितना जल है आपके पास,
और आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, आप भूजल का दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी को मरुभूमि बना रहे हैं। तो हमारा कहना क्या है कि उस जल को स्टोर कर लिया जाए। जो जल है, जो भूगर्भ का जल है, जो बाढ़ का जल है, उसको बस स्टोर कर लेना है। स्टोर करने की क्या टेक्निक है? तो आदरणीय श्याम सुंदर राठी, जो महानतम वैज्ञानिक है हमारे, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्य चल रहा है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपके पास मोटर है और आपके पास टंकी है। मोटर डाला और टंकी में पानी को स्टोर किया। टंकियों में पेट्रोल हमारे यहां पहले से ही स्टोर हो रहा है, टंकियों में बस हमको पानी को डालना है। टंकियां ऐसी तो है नहीं कि वो कहेंगे कि हमने पेट्रोल डालिए और पानी मत डालिए। टंकी ऐसा नहीं कहेगी, ग्लास ऐसा नहीं कहेगा कि हमने चाय डालिए और दूध मत डालिए। ग्लास में तो आप चाय भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं। तो टंकियों में आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल बाढ़ आपको पहले ही पता चल जाता है, 4-5 दिन, महीने भर पहले आपको पता चल जाता है बाढ़ आने वाला है। आपको पंप लगा देना है और पानी को स्टोर कर लेना है, और पूरे भारत में इस प्रकार की 1.5 लाख टंकियां बन जाए और हम पानी को स्टोर कर लें। हमारी वार्षिक जरूरत क्या, वार्षिक जरूरत से अधिक ही हमारा पूरा हो गया। और अगर मैं इसमें और दूर की बात कहूं तो विश्व को हम जल सप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जल इतना एक्सेस वाटर है। तो कहने का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे, संभवतः मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। अब दूसरी बात, डैम पे आते हैं। हम सब जानते हैं कि एक वृक्ष को काटना दंडनीय अपराध है, संवैधानिक रूप से दंडनीय अपराध है एक वृक्ष काटना। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि एक डैम के नाम पे औसतन 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक पेड़ काटे जाते हैं। और एक डैम का जो औसतन क्षेत्रफल है वो 3000 किलोमीटर स्क्वायर से लेके 7000 किलोमीटर स्क्वायर तक है। अर्थात आप समझ लीजिए कि लगभग 40 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो एक डैम में पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और उस पूरे एरिया को वृक्ष विहीन कर दिया जाता है, पेड़ काट दिए जाते हैं। और वो भी उन जगहों पे बनाया जाता है जो जंगली क्षेत्र होते हैं। अर्थात आप समझिए कि एक डैम बनाने में 10 करोड़ से 20 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। भारत में भी 6000 डैम है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 6000 डैम बनाने में कितने पेड़ काटे गए होंगे। संभवतः आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो एक डैम बनाने में कितने पेड़ काटे जाते हैं। तो डैम करता क्या है? पानी को स्टोर करता है। स्टोरेज की ही एक व्यवस्था है। तो स्टोरेज की व्यवस्था क्या है? और वो भी भूजल को स्टोर करता है। तो स्टोरेज की व्यवस्था क्या हो गई? स्टोरेज की व्यवस्था तो हो गई टंकी, बाढ़ के पानी को टंकी में स्टोर कर लिया थ्रू मोटर। तो ये पूरी व्यवस्था तो हम दे ही रहे हैं। और ये करना किसको है? ये सार्वजनिक व्यवस्था को करना है, सरकारों को करना है। मॉड्यूल इसका हमने बहुत पहले ही दे दिया था उड़ीसा में, श्याम सुंदर राठी जी ने, जो उड़ीसा गवर्नमेंट जानती भी है। लेकिन वो सब जानने के पश्चात भी सरकारें नहीं कर रही हैं। तो यह एक जन जागरण का विषय बन जाता है पूरे देश भर में। तो जब डैम के नाम पे इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, इट मीन्स वी आर इनवाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक गर्मी को आमंत्रित कर रहे हैं। 200 शहरों की स्थापना में जितने पेड़ नहीं काटे गए होंगे, उससे कई गुना पेड़ मात्र 2-3 डैम के बनने में काटे गए हैं। तो डैम की वैकल्पिक व्यवस्था हमने दे दी। बात जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की भी एक इन्होंने व्यवस्था दी है, जिसके बारे में मैं कभी और विस्तार से बताऊंगा। तो कुल मिला के ये सारा विषय है कि हमको बाढ़ के जल को स्टोर कर लेना है। और वो आना ही आना है, वो एक्सेस वाटर नदियों में आना ही आना है, प्रतिवर्ष आना है। बिहार का तो आप देखते ही हैं, आप इस बात को नकार नहीं सकते, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। और कोसी का बाढ़ आप सबके सामने है। तो आपको केवल उस वाटर, एक बात जो हमको बार बार बता दी जाती है, जल की कमी। बिहार में संसाधन नहीं है, ये बात बार बार कह दी जाती है कि बिहार में संसाधन नहीं है। हमें तो बिहार में जल रूपी संसाधन दिख रहा है, इतना अतिरिक्त जल है। अब इसको आप संसाधन नहीं मानेंगे क्या? जल को अगर आप संसाधन नहीं मानेंगे तो आप संसाधन मान किसको रहे हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, आकाश, अगर यही संसाधन नहीं है तो आपके लिए संसाधन है क्या? और बिहार में जब अतिरिक्त बाढ़ आ रही है, अतिरिक्त जल है, तो बिहार में तो अतिरिक्त संसाधन है। हमको तो इसको स्टोर करना था और स्टोर करके चैनलाइज करना था, जो व्यवस्था हम दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ग्राम उदय फाउंडेशन के इस अभियान से जुड़ें। और ये एक महाअभियान है
पूरे भारत में कई राज्यों में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 18-20 राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। 20 से 25 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जुड़ चुके हैं और बड़े ही बुद्धिजीवी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा आप सब जुड़ें इन्हीं विषयों के साथ। धन्यवाद।